हाय मेरे शूरवीरो, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आप लोगों को ईबीएस में अ, आज की क्लास ईबीएस की होगी, कंटिन्यू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम कुछ चर्चित व्यक्तियों के बारे में जो हमारे ईबीएस में और टेट और सीटेट और सुपर टेट में, यानी कि ईबीएस के कहा जाए तो आल जी के ओवरऑल में पूछा जा सकता है कि कुछ चर्चित व्यक्तियों के बारे में जानकारी देंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए और क्या है कुछ खास बात। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे ब्रेन लिपि के बारे में। ये ब्रेन लिपि एक व्यक्ति थे, ये ब्रेन लिपि के बारे में बताते हैं। ब्रेन लिपि क्या है, कैसे है, इसको देखते हैं। ये ब्रेन लिपि है, यानी कि आँख से ये अंधे हो गए थे। ये क्या कहे हैं, क्या हमारे लिए छोड़ गए हैं, दे गए हैं, इनको पढ़ते हैं। ब्रेन लिपि, ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल फ्रांस के थे। जो ब्रेन लिपि एक लिखावट थी अपने चिन्हों के द्वारा। देखते हैं तो लुईस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए उनकी आंखों की रोशनी चली गई। पढ़ाई में बहुत रुचि थी, तो यह पढ़ने और लिखने का भी विभिन्न तरीके सोचने लगे। यानी कि अंधे हो गए थे, लेकिन पढ़ने में इनका बहुत मन कर रहा था, तो सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुईस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। यानी कि इनका एक तरीका था, वो अपने तरीके से जो है अब उसके बारे में क्या है और देखते हैं। एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं का उभरा हुआ, मतलब कि उभारा जाता था। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जा सकता था। यानी कि यही लिपि ब्रेन लिपि के नाम से जानी गई कहलाती है। ठीक है, यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी, यानी कि 6 डाट पंच ऐसे ऐसे लगा दिए जाते थे, और जिससे कि उससे पढ़ा जा सकता था कि ये क्या चीज़ उसको लिखा गया, क्या इंडिकेट करता है। तो अपने अनुसार ये बनाए थे। इनकी बात ये थी, जैसे कि हम आप लोगों को दिखाते हैं ब्रेन लिपि के। ये देखो, जैसे कि ये 6 पॉइंट बनाए हैं। देखो ए के लिए कैसे बनाए हैं, सभी के लिए अलग अलग बनाए हैं। जैसे ये ए लिखा गया है, तो ए के लिए ये बनाए थे। देखो कैसे बनाए हैं, एक बड़ा डॉट है और 5 जो है छोटे छोटे डॉट हैं। ये हमारे इसको ए को डिनोट करता है। बी में बड़ा 2 डॉट है और बाकी 4 जो है छोटे डॉट है। तो इससे जो है सब अलग अलग सिंबल के अनुसार ये अपनी लिपि में बनाए, और ये अच्छे से उससे समझ पाते थे कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो ये थे ब्रेल लिपि के बारे में, जो एक फ्रांस के लुईस ब्रेल नामक व्यक्ति के द्वारा इसकी खोज की गई और हमको आज देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल के बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में क्या खास बात है। ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1822 में हुआ था। ग्रेगर मेंडल का जन्म, इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। यानी कि ये पौधों पे रिसर्च करने वाले एक हमारे वैज्ञानिक थे। इनके बारे में है। और आगे क्या होता है, मटर के पौधे के ऊपर कुछ गुण होते हैं जो झोड़ियों में भी आते हैं, मतलब कि जोड़ियों में भी आते हैं। मटर के कुछ पौधे जोड़ी में, मतलब कि कई प्रजाति रहते हैं। देखते हैं क्या है। जैसे बीज या तो मुलायम होगा या खुरदुरा, और इनसे निकली अगली पीढ़ी के बीजों में भी बीज या तो मुलायम होंगे या फिर खुरदरे बीज का रास्ता कुछ नहीं होता है।
और क्या है आगे देखते हैं। यानी कि कहा जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर रिसर्च किया था। ये क्या किए थे, कुछ संकर प्रजाति के बीज लिए थे और कुछ साधारण पौधे लिए थे, और उनको क्या किए, ये एक साथ दोनों को बोए, तो इससे एक नया पौधा बना। उसको संकर पौधा और कुछ जो है साधारण पौधे भी बने मटर के। यानी कि मटर के पौधे पे अपना रिसर्च किए थे। ये हमारे जो है ग्रेगर मेंडल के बारे में दर्शाता है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, देखते हैं अलबरूनी। तो अलबरूनी ये थे, कहा जाता है कि एशिया का सबसे पहला लेखक यही था अलबरूनी, जो भारत आया और भारत के बारे में लिखा है। तो अलबरूनी के बारे में पढ़ते हैं क्या कुछ खास बात है। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम था उज़्बेकिस्तान। यानी कि उज़्बेकिस्तान के ये रहने वाले थे जो भारत आए थे। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों के को देखा और उनके बारे में लिखा। ख़ास तौर पर वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी, यानी कि उज़्बेकिस्तान से जो अलग लगी हमारे भारत में, उसके बारे में इन्होंने लिखा और बताया है। अलबरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते थे। इन चबूतरों के इन चबूतरों के बीच में ऊपर के नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ भाड़ मतलब कभी अगर भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती थी। आज इतिहास पढ़ने वाले, यानी कि वो जो सीढ़ी बनाई जाती है दो तरह की बनानी थी, एक चढ़ने के लिए और एक उतरने के लिए, ताकि आसानी से लोग वहाँ पे आ जा सकें। लोगों को अलबरूनी की किताब से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो अलबरूनी की वो पुस्तक का नाम था उल हिंद। क्या था पुस्तक का नाम? उल हिंद था। जो ये पुस्तक लिखे थे उस किताब का नाम था उल हिंद के नाम से ये उस किताब को बनाए थे, जिसमें ये सब अपनी बातों को लिखे थे और भारत के बारे में चर्चा करे थे। तो इस किताब को याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि अलबरूनी की वह कौन सी किताब है जिसमें भारत के बारे में लिखा गया है। तो उस किताब का नाम है उल हिंद। ठीक है दोस्तों, तो और आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट है हमारे बछेंद्री पाल, एक महिला है। इनके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या हमारे मतलब कि देश की कुछ खास बात, कुछ खास छवि जो छोड़ गई हैं, इनको देखते हैं। बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। अच्छा, ये बात थी। यानी कि देश को गौरव और अभिमान था इन बछेंद्री पाल पे कि इन्होंने देश की पहली, मतलब भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। और ये अगर विश्व की बात की जाए तो ये 5वीं महिला थी, लेकिन अपने भारत की पहली महिला थी। तो और क्या है इनके बारे में। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब ये कुल 12 वर्ष की थी। ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई, मतलब कि बढ़ी हुई थी। यानी कि इनका अगर कहा जाए निवास स्थान तो उत्तराखंड है, कहा जाता है, वहाँ की थी। और इनकी जो पढ़ाई थी उनको देखते हैं। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। इनके गार्डनर
मतलब गाइडर जो थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, यानी कि इनको चढ़ने और उतरने का जो ये श्रेय मतलब कि प्राप्त हुआ, ये हमारे मतलब कि गाइडनर थे। और क्या कुछ खास बात है? 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी है, मतलब कि 1984 में इनको मतलब कि चढ़ने का परमिशन दिया गया। ठीक है, और क्या है? 23 मई को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम 8,848 किलोमीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं थी कि जहाँ से ये चढ़ना था वहाँ पे एक ही व्यक्ति चढ़ पाते थे। तो आगे और क्या होता है देखते हैं। क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीरें ली। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना था, यानी कि 2 पॉइंट याद रखेंगे। एक, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 किलोमीटर है, और नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट पड़ता है। तो इसलिए इसको जो है सागर माथा के नाम से कुछ पार्ट हैं जो जाने जाते हैं। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है विश्व में। ठीक है, तो ये था हमारा विछेंद्री पाल के बारे में। अब दूसरा पढ़ते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। ये एक भारतीय वेट लिफ्टर हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि वजन उठाने वाली, ये हमारे देश में भी एक महिला हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते, यानी कि अपने देश से जा कर के दूसरे देशों में ये 29 मेडल को जीत करके अपने भारत में लाए हैं। तो ये था हमारा कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। अब पढ़ते हैं चमकता सितारा, यानी कि स्वर्णमणि एक चमकता सितारा है, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक महिला है, इनके क्या खास बात है? चमकता सितारा, स्वर्णमणि एक चमकता सितारा गर्ल्स स्टार हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। यानी कि ये भी एक छवि दे गई हैं जो हमारे देश को सदियों तक याद रखा जाएगा। ठीक है, तो सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूले ना, और अपने पहनावे को चाव से पहने। यानी कि जो अपनी संस्कृति है, संस्कृत के बारे में ये बताती हैं कि अपने संस्कृत को ना भूलें, अपने गीत गानों को ना भूलें, अपने रहन सहन और पहनाव को ना भूलें। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें। यानी कि ये छोटी छोटी बातों को भी बताई हैं। और क्या खास बात है? अपनी स्कूल की भाषा तो सीखें ही, अपनी कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़ें। उस सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़क समाज और अन्य आदिवासियों की खास बात किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। ये जो है एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने देश का जो है नाम रोशन किया और कुछ छवि बताई हैं। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद के केंद्र खोला, मतलब कि कुछ लोगों की मदद भी की इन्होंने। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल, यानी कि तोरांग को ही जंगल के नाम से जाना जाता है। जो जंगल का
एक प्रायवाची कहा जा सकता है कि तोरांग, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। कुड़ुक भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के उराव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसका उराव भाषा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थी जो है कर्णमलि चमकता सितारा सूर्यमणि के बारे में था इतनी जानकारी, इसको हमने पढ़ा और समझा, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, सुनीता विलियम्स। अब पढ़ते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। ये सुनीता विलियम्स हैं। सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेन में गई थी। सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया। वह सबसे लंबे समय तक स्पेन में रहने वाली पहली महिला थी, यानी कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे लंबे समय तक रहने वाली ये महिला बन गई हैं। इनके बारे में ये बताया जाता है कि अंतरिक्ष में गए और जो है जा करके 360 किलोमीटर दूर स्पेन में गई थी, जिन्होंने लंबे समय तक यानी कि 6 महीने तक अंतरिक्ष में अपना समय बिताया था। और क्या कुछ बात है सुनीता विलियम्स के बारे में, ये अपने अनुभव को बताती हैं। अनुभव में क्या कहती है, वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते हैं। मतलब कि जो अंतरिक्ष में गई थी स्पेन में, वहाँ के बारे में बता रही हैं कि वहाँ एक जगह पर बैठ नहीं पाते हैं थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते यानी कि फ्लोटिंग करते रहते थे। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था, ठीक है। ये थे। और क्या कुछ खास बात है स्पेन के बारे में, चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज़ गीला करना पड़ता था, यानी कि अपने चेहरे को धोने से बबल से ही काम चला लेते थे। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे, यानी कि वहाँ पे इतना मतलब कि ऊपरी सतह में इतना ज़्यादा आकर्षण था कि बालों को भी ये जो है अपने आकर्षण से खड़े रहते थे। और क्या बात थी, वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था, यानी कि अगर एक जगह पर रुकना है तो अपने आप को बांधना पड़ता था, तभी वहाँ पर रुक सकते थे, नहीं तो आप तैरते तैरते दूसरे स्थान पर चले जाते, इसीलिए बांधना पड़ता था। और क्या है, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वह चांद पर 1969 में गए थे। अब नील आर्मस्ट्रांग के बारे में बात कही गई है, तो ये चांद पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1970 ईस्वी मतलब 1969 ईस्वी में गए थे, ठीक है। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे रहते हैं। अच्छा, ये बात थी अर्जेंटीना के बारे में। अब परिवार के बारे में, परिवार को देखते हैं। परिवार एनसीईआरटी में परिवार के बारे में भी क्वेश्चन बनाता है और टेट सीटेट में क्वेश्चन इससे भी देखे जाते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं। एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, यानी कि जो एकल परिवार होता है उसमें जो है केवल माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, यानी कि विवाह न हुआ हो जिसका, ठीक है, तभी वो एकल परिवार होगा। जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, मामा, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, अम्मा, मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। इतने लोग होते हैं संयुक्त परिवार, यानी कि कोई नहीं बचता है, सब हो जाते हैं, ठीक है। और एकल परिवार में केवल माँ बाप और उनके अविवाहित बच्चे ही रहते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है।
तो ये थीम हमारे, यानी कि इसको पूछा जाता है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार कई बार पूछा गया है। हमारी 6 थीम यह दे देगा कि निम्नलिखित में से NCF 2005 की थीम है, तो उसमें एक ये दिया रहेगा और अलग रहेगा, तो उसमें पहचानना पड़ेगा। तो ये थीम जो है जो इस प्रकार है, परिवार एवं मित्र ये पहली थीम है, भोजन दूसरी थीम है, पानी, आवास, यात्रा, यह चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये हमारी 6 थीमें हैं परिवार की। इसको अच्छे से याद रखो, परीक्षा में पूछा जाता है। अब पढ़ते हैं मिड डे मील के बारे में। मिड डे मील मध्याह्न भोजन स्कीम के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। यानी कि ये जो मिड डे मील की योजना बनाई गई है बच्चों में खाना दोपहर में खाने की, ये 1995 से 15 अगस्त 1995 से इसकी शुरुआत की गई। इसके बारे में बात थी। और क्या खास बात है, वर्ष 1997 और 98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। ठीक है, यानी कि इसका विस्तार जो है पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो 2003 तक हो चुका था पूरा विस्तार इस योजना का। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कुछ महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में देखते हैं। सन 1930 में अंग्रेज़ों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। यानी कि अपने देश का ही नमक बनाने में अंग्रेज़ों ने जो है इनको रोक लगा दी थी, तो इसके लिए एक आंदोलन लड़ा गया जिसे दांडी यात्रा के नाम से महात्मा गांधी ने अपने आदर भाव को बताए हैं। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा और इस गलत कानून को तोड़ा, यानी कि पैदल ही ये अभियान चलाए और अपने अभियान को सफल बनाए। ठीक है, तो ये थी, यानी कि दांडी यात्रा की बात करें तो अहमदाबाद से दांडी तट तक ये जो है इसकी यात्रा थी, जो दांडी यात्रा थी। तो अगला है हमारा जल को पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक में। आज यहीं तक, तब तक के लिए आपसे विदा। नमस्कार, जय हिंद।